India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुना सकता है फैसला। फैसला शिंदे सरकार और उसके 16 विधायकों के राजनीतिक भाग्य को करेगा प्रभावित। जेलों में विचाराधीन कैदियों की समय सीमा बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, जेल अधिकारियों के लिए लंबी अवधि का प्रबंधन करना मुश्किल। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 7 लोगों को बनाया आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताने वाली एसएलपी खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल में कैदियों से परिवार, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों को सप्ताह में केवल 2 बार मुलाकात की अनुमति देने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। कोर्ट ने 16 फरवरी 2023 के अपने फैसले में कहा कि मुलाकातों की सीमा निर्धारित करने का ये निर्णय जेलों में उपलब्ध सुविधाओं, कर्मचारियों की उपलब्धता और विचाराधीन कैदियों की संख्या पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए बाद लिया गया है। ये मुकदमे तब हुए हैं जब 2 वकीलों द्वारा दिल्ली जेल नियम 2018 के नियम 585 को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई। इसमें उचित आवंटन के लिए सोमवार को से शुक्रवार तक कानूनी सलाहकारों के साथ बात में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन की मांग भी की गई। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि यात्राओं की नंबर को सप्ताह में 2 बार तक सीमित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यात्राओं की कुल संख्या सीमित करने का राज्य का निर्णय पूरी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के समक्ष मामला रखा गया। सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ताओं में एक वकील जय ए देहाद्रई ने कहा है कि जेल सुधार के लिए जस्टिस लाकूर के 2017 के आदेश को दिल्ली सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जेल अधिकारियों के लिए लंबी अवधि का प्रबंधन करना असंभव है। देहाद्रई ने अंत में अदालत से अनुरोध किया कि यदि नियमों को चुनौती देना नीति के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है तो बुनियादी ढांचे में सुधार कैसे किया जा रहा है। ये सुझाव देने के लिए कुछ रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सुविधाओं के बावजूद वकील अपने ग्राहकों से बात नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 या जेजे एक्ट की धारा 15 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसमें जघन्य अपराधों के आरोप वाले 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हालांकि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अपना उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी। वकील ने तर्क दिया कि याचिका के माध्यम से उन्होंने जेजे एक्ट में कुछ प्रतिगामी संशोधनों को चुनौती देने का प्रयास किया है जो भारत में संपूर्ण किशोर न्याय प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि याचिका में संशोधित प्रावधानों या 2021 संशोधन अधिनियम के साथ साथ जेजे एक्ट की गलत व्याख्या और गैर कानूनी अनुप्रयोगों को रद्द करने के लिए किसी अन्य रिट या निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
ये किशोरों से संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 23 और 24 का उल्लंघन है। जब सीजेआई ने पूछा कि इसके लिए हाईकोर्ट से संपर्क क्यों नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे किशोर न्याय के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन पर 9 हाईकोर्टों द्वारा दी गई विरोधाभासी व्याख्याओं सहित कई मुद्दों से निपट रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह के मुद्दे पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पहले से ही एक याचिका लंबित है। वकील ने कहा कि ये वर्तमान याचिका जेजे एक्ट की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन की संवैधानिकता को चुनौती देती है, जो एक ऐसा आधार है जिसे अब तक किसी भी अदालत के समक्ष नहीं उठाया गया। न्यायालय ने ये भी देखते हुए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अपने प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकते हैं, इसे खारिज कर दिया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कत्याल का नाम शामिल है। ईडी ने चार्जशीट में 2 फर्मों को भी आरोपी बनाया है और राउज एवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा। ईडी की इस चार्जशीट इस मामले की पहली चार्जशीट है और ऐसे में बता दें आपको कि जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और साथ ही साथ हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट में ये भी बताया है कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है और आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। फिलहाल जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 4751 पेज की है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से कथित तौर पर जुड़े अमित कात्याल को जांच एजेंसी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया था। ईडी के मुताबिक ये कथित घोटाला उस समय हुआ जब केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप लगने के बाद पता चला कि साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगी को दी गई जमीन के बदले में इंडियन रेलवे में अलग अलग क्षेत्रों में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियुक्त कर दिया गया। सीबीआई की ओर से दायर एक प्रारंभिक शिकायत के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिवोर्स डिक्री रद्द कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग सहित सुनवाई तब की थी जब दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में थी। जस्टिस के एस मुदगल और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और पति द्वारा दायर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर डिवोर्स की मांग करने वाली याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री रद्द कर दी। खंडपीठ ने दोनों पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। पत्नी की प्राथमिक दलील ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और हाईकोर्ट द्वारा जारी एसओपी के तहत निर्देशों के विपरीत कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान इसका निपटारा कर दिया। इसके अलावा उसने तर्क दिया कि क्रूरता के आरोप या मूलभूत तथ्य प्रमुख स्वीकार्य सबूतों से साबित नहीं हुए। रिकॉर्ड देखने पर खंडपीठ ने कहा कि डिवोर्स के लिए याचिका कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान दायर की गई थी और ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की रिकॉर्डिंग सहित सुनवाई की थी जब मामले के संचालन के विनियमित करने के लिए एसओपी लागू थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर भरण पोषण या सुरक्षा आदेशों के साथ ही संबंधित मामला जो है तत्काल मामलों को उठाया गया तो एसओपी में अपवाद लिया जा सकता है। इसके अलावा खंडपीठ ने टिप्पणी की कि तलाक की डिक्री सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रतिवादी पत्नी ने मामला नहीं लड़ा। न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि आरोपित आधार सिद्ध हो गए।
शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकता है। फैसले में शिंदे सरकार के 16 विधायकों के राजनीतिक भाग्य को प्रभावित करेगा, साथ में शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर भी असर डालेगा। अगर फैसला शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद संकट में पड़ने की संभावना है। वहीं अगर नतीजे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के पक्ष में गए तो उनके गुट के सभी विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की से राहत मिलेगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ लगभग साल भर चले विवाद में फैसला सुनाएगी। शिवसेना के विधायकों की योग्यता से जुड़े मामले पर 10 जनवरी को होने वाले फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई मुलाकात पर आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है कि स्पीकर को विधायकों की योग्यता पर फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री से मिलना अनुचित है। स्पीकर को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना आवश्यक है और स्पीकर का ये कृत्य उनके निर्णय लेने में निष्पक्षता पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला लेने के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है। उससे पहले 7 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर के बीच एक बैठक हुई, जिसके खिलाफ एक अर्जी दाखिल सुप्रीम कोर्ट में की गई है। पिछले 2 साल से चर्चा, सुनवाई और जिरह चल रही है। पिछले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तय समय पर फैसला सुनाया जाना चाहिए। 31 दिसंबर की तारीख दी गई थी। जब सुनवाई चल रही थी, हमने देखा कि वे समय बर्बाद कर रहे थे। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत के चलते जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की, जो कि बुधवार शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। समझा जाता है कि परिणाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके गुट के 16 विधायकों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेगा। ये रिजल्ट शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद संकट में पड़ने की संभावना है। अगर नतीजे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के पक्ष में गए तो उनके गुट के सभी विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की तलवार हट जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की एकनाथ शिंदे गुट से पार्टी वापस पाने और सबक सिखाने की उम्मीद टूट जाएगी। दोनों गुटों के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिकूल फैसले की स्थिति में वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जून 2022 में विद्रोह के बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट उनकी सरकार में शामिल हो गया था। निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्ह दिया, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना यानी यूबीटी नाम से चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर 31 दिसंबर तक फैसला लें। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास समय नहीं है तो हम फैसला देंगे। चीजों को अनिश्चित काल तक या अगले चुनावों की घोषणा होने तक नहीं टाला जा सकता। 31 दिसंबर तक मसले का समाधान हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि वो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार के तहत अनुसूची 10 के तहत शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्रवाई को पूरा करे और 31 दिसंबर तक आदेश जारी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं की श्रृंखला पर गुरुवार को 10 मई को अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। ये मामला शिवसेना के भीतर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दो गुटों के विभाजन से जुड़ा हुआ है। विभाजन के कारण 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। आइए जानते हैं कि इस केस में किस तरह से ये केस आगे बढ़ा। 20 जून 2022 एकनाथ शिंदे के बागी शिवसेना विधायकों के गुट ने विधान परिषद सदस्य चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। इससे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति उनके असंतोष का संकेत मिला। 22 जून 2022 एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी चले गए। अगले दिन उन्होंने शिंदे को शिवसेना का नेता घोषित कर दिया। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिंदे सहित 16 विधायकों के खिलाफ उपसभापति के समक्ष अयोग्यता के लिए याचिका दायर की। 24 जून 2022 बागी विधायकों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। 25 जून 2022 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस दिए गए। 26 जून 2022 एकनाथ शिंदे के गुट ने अयोग्यता याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 27 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगा दी और बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 12 दिन का समय दिया। 28 जून 2022 महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 30 जून को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया। इस फैसले को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 29 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अंततः उद्धव ठाकरे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 3 जुलाई 2022 भाजपा के राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 4 जुलाई 2022 शिंदे ने अपने पक्ष में 164 वोटों के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीता। 8 जुलाई 2022 उद्धव ठाकरे ने पुष्टि की कि शिवसेना का धनुष और तीर का प्रतीक कानून के अनुसार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विभाजन से उत्पन्न कानूनी मुद्दों को संविधान पीठ को भेजा। 8 अक्टूबर 2022 भारत के चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को आधिकारिक मान्यता तय होने तक पार्टी के नाम या प्रतीक का उपयोग करने से परहेज करने का निर्देश दिया। 10 अक्टूबर 2022 चुनाव आयोग ने और शिंदे गुट के लिए नाम के रूप में बाला साहेब बांची शिवसेना आवंटित किया। उद्धव गुट को पार्टी चिन्ह के रूप में जलती मशाल मिली, जबकि शिंदे गुट को 2 तलवारें और ढालें दी गयी। 15 नवंबर 2022 न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम और प्रतीक पर रोक लगाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने चुनाव आयोग को इस मुद्दे के समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। 12 दिसंबर 2022 दोनों गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने पार्टी के नाम और प्रतीक के संबंध में विरोधी गुट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। 13 दिसंबर 2022 न्यायमूर्ति संजीव नरूला द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 10 जनवरी 2023 एकनाथ शिंदे के वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी कि 2018 में शिवसेना के संविधान में किए गए बदलाव अवैध थे। शिंदे गुट ने विधायकों और सांसदों का बहुमत होने का दावा किया है। अगली खबर का रुख करते हैं जेलों में। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.